वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो अब हम करने वाले हैं आज अपने यूनिट फर्स्ट का चैप्टर थर्ड। तो हम ऑलरेडी हमारी यूनिट फर्स्ट के 2 चैप्टर्स जो है उनकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है हमारा यूनिट फर्स्ट का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो राष्ट्रभाषा का मतलब होता है राष्ट्र की भाषा। तो इसका मतलब होता है किसी देश की भाषा, यानी कि लैंग्वेज ऑफ नेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यानी ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश का हर आदमी आसानी से कर सके, बोल सके और लिख सके। मतलब राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसका प्रयोग देश का हर आदमी बहुत इजीली कर सके, जिसका इस्तेमाल वो अपनी बोलचाल की भाषा में करता हो, जिससे वो लिख सके। ऐसी भाषा को बोलते हैं राष्ट्रभाषा। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग किसी देश तथा वहां बसने वाले लोगों के लिए किया जाता है। तो जो राष्ट्र शब्द है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब राष्ट्र शब्द से आप क्या समझते हैं कि राष्ट्र का मतलब क्या है? देखो, राष्ट्र का मतलब होता है पूरा एक देश। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी देश के लिए और वहां बसने वाले लोगों के लिए। तो इस शब्द का इस्तेमाल किसी देश के लिए और उसकी पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। तो किसी देश की राष्ट्रभाषा ने वही हो सकती है जिसका अपने देश की संस्कृति और साहित्य से गहरा संबंध हो। अगर मैं बोलूं कि राष्ट्रभाषा, किसी देश की राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा होगी? देखो, हमारे भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना। और तमिल की जो भाषा होती है, कन्नड़ वगैरह, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब उनमें से आपको एक लैंग्वेज डिसाइड करनी है जो कि पूरे देश के लिए आप बोल दो कि ये उसकी राष्ट्रभाषा है। तो आप वो कैसे डिसाइड करोगे? तो आप किसी देश की राष्ट्रभाषा उसी भाषा को बोल सकते हो जिसका अपने देश की संस्कृति और साहित्य से बहुत ज्यादा गहरा संबंध हो। यानी कि जो भाषा अपने देश की संस्कृति और साहित्य को दर्शाती हो। दूसरा, राष्ट्रभाषा बनने के लिए यह भी जरूरी है कि उस भाषा को देश की बहुसंख्यक जनता बोल समझती हो। यानी कि किसी भाषा को राष्ट्रभाषा अगर बनाना है तो उसके लिए यह भी जरूरी है कि उस लैंग्वेज को देश के बहुत ज्यादा लोग बोलते हो, यानी कि बहुसंख्यक जनता उस वाली लैंग्वेज को बोलती भी है और उन्हें समझ भी आती हो। देश में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रभाषा की जरूरत होती है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय एकता से क्या मतलब है? देखो यार, अगर सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज हो जाएगी और एक अलग अलग लैंग्वेज में लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो क्या होगा? कोई एक दूसरे की बात को इतनी आसानी से समझ नहीं पाएगा। बात ही नहीं समझेंगे तो उनके बीच में एकता कहाँ से आएगी? तो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए देश के अंदर एक राष्ट्रभाषा की जरूरत होती है, यानी एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत होती है जिसे पूरा देश समझता हो। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके करीब 2 साल बाद 14 सितंबर 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रभाषा की घोषणा को लेकर एक सभा का गठन किया। देखो, हमारा देश आजाद हुआ, उसके 2 साल बाद 1950 में 14 सितंबर को संविधान सभा में राष्ट्रभाषा की घोषणा को लेकर कि कौन हमारी भाषा में से कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, मतलब इसको लेकर एक सभा का गठन किया गया था। और उस सभा में वहां पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। यानी कि अब ये जो सभा थी इसके अंदर हिंदी को ये दर्जा मिला था कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हैं। इसीलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? उसके अलावा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के कुछ प्रमुख तर्क भी हैं कि हिंदी को ही क्यों राष्ट्रभाषा बनाया। तो पहला, हिंदी एक भारतीय भाषा है, यानी कि हमारे भारत की भाषा है ये। और जितनी भाषा हिंदी बोलने वालों की थी, मतलब यहाँ पे आएगा जितनी संख्या, ठीक है ना। तो जितनी संख्या हिंदी बोलने वाले लोगों की थी उतनी किसी भी अन्य प्रांतीय भाषा को बोलने वालों की नहीं थी। यानी कि हिंदी को बोलने वाले लोग ज्यादा थे। कंपैरिजन करें अगर हम दूसरी लैंग्वेज के कंपेयर में, हिंदी को बोलने वाले लोग ज्यादा थे और हिंदी को समझना बहुत आसान था। तो इन 3 पॉइंट्स को समझाते हुए राष्ट्रभाषा जो था हिंदी को घोषित कर दिया गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इन सभी तर्कों के साथ भारतीय संविधान सभा ने ये निश्चय किया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि बनाया जाए। तो ये सभी रीजंस देते हुए भारतीय संविधान सभा ने बोल दिया
कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बना दिया गया है और देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि बनाया जाए। तो उन्होंने ये निश्चय लिया था, ये घोषणा की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाषा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो देखो, जो एक लैंग्वेज होती है वो बहुत जरूरी होती है एक देश के अंदर एकता बनाए रखने के लिए, अखंडता बनाए रखने के लिए और उसकी प्रगति के लिए। तो किसी देश का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो पूरा देश जानता हो, और कोई भी देश बिना एक भाषा के सशक्त या फिर उन्नत नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हम बोले बिना किसी लैंग्वेज के कोई देश जो है वो डेवलप हो जाएगा, उन्नति कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 1918 ईस्वी में वर्ष में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में, देखो इंदौर अधिवेशन हुआ था एक हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो इसमें गांधी जी ने राष्ट्रभाषा का जो है राष्ट्रभाषा के तौर पे हिंदी का समर्थन किया था। इसमें गांधी जी ने बोला था कि मेरा ये मानना है, मत का मतलब होता है मानना है, कि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है। उन्होंने बोला कि हिंदी जो है हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए। तो गांधी जी ने अपना ये एक विचार दिया था राष्ट्रभाषा के ऊपर। और राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। तो जो राष्ट्रभाषा होती है वो किसी भी देश की आत्मा होती है, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसे उस देश के हर आदमी जानता है, और उसकी वजह से राष्ट्र की एकता बनती है, उसमें अखंडता आती है, राष्ट्र जो होता है वो प्रगति कर सकता है एक राष्ट्रभाषा की वजह से। इसीलिए राष्ट्रभाषा को किसी भी राष्ट्र की यानी कि देश की आत्मा बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राजभाषा। तो राजभाषा जो होती है वो भाषा होती है जिसे राज्य अथवा सरकार द्वारा यानी कि सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखो राष्ट्रभाषा तो वो भाषा होती है जिसे देश के लिए मतलब हर आदमी इस्तेमाल करता है। अब राजभाषा क्या हुई, देखो राज का मतलब क्या होता है, जो राज करता है। तो वो लोग जिस भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं उसको बोलते हैं राजभाषा। तो हमारे भारत के ऊपर कौन राज करता है, एक तरीके से देखा जाए तो सरकार। तो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है। तो एक जो सरकार होती है वो इंडिया के ऊपर इस वक्त रूल करती है। तो जो भाषा राज्य और सरकार यानी कि केंद्र सरकार इस्तेमाल करते हैं अपने सरकारी कामकाज में, उसको बोलते हैं राजभाषा। राजभाषा को किसी राष्ट्र का मुख माना जाता है। यानी कि जो राजभाषा होती है उसे किसी देश का मुख माना जाता है, यानी कि चेहरा माना जाता है। शासक और जनता के बीच फैले अंतराल को समाप्त करने के लिए राजभाषा सहायक होती है। अगर मैं बोलूं जो शासन कर रहा है उसको तो बोलते हैं शासक और जनता। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको कम करने के लिए, यानी ये एक दूसरे की बातों को समझ सके, उसको कम करने के लिए राजभाषा जो होती है वो एक बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यानी कि राजभाषा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जनता और शासक के बीच में अंतराल को कम करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें। तो इसके लिए राजभाषा का इस्तेमाल होता है। पराधीन भारत में मुगल काल में फारसी और अंग्रेजी राजकाल में भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी। तो देखो पराधीन भारत में जब मुगल काल चल रहा था और जब अंग्रेजों का काल चल रहा था, तो उस टाइम पे फारसी और अंग्रेजी भाषा जो थी उसको भारत की राजभाषा बना दिया गया था। क्या बनाया गया था? फारसी और अंग्रेजी को भारत की राजभाषा बना दिया गया था। यानी कि उस टाइम पे फारसी का इस्तेमाल किया जाता था सरकारी कामकाज के लिए और अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया था कि राजभाषा नागरी में लिखी हिंदी होगी। देखो जो संविधान बनाने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने ये फैसला किया कि जो हमारी राजभाषा होगी वो नागरी में लिखी होगी, यानी कि नागरी लिपि जो होती है उसमें लिखी होगी। ठीक है, देखो जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो देवनागरी में लिखी हुई है और जो हमारी राजभाषा है वो नागरी में लिखी हुई हिंदी होगी। तो ऐसा संविधान निर्माताओं ने फैसला लिया था। यह किसी राज्य में एक से अधिक भी हो सकती है। तो देखो जो राजभाषा होती है वो किसी एक राज्य में जरूरी नहीं है हिंदी ही होगी, वो कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है। एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, तीन लैंग्वेजेस भी राजभाषा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची। तो संविधान के अंदर हमारे जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस को शामिल किया हुआ है। तो उसके अंदर जिन उन 22 भाषाओं को शामिल किया हुआ है वो सभी की सभी राजभाषाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? राजभाषाएं कहलाती हैं। अब हम देखेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी। देखो मैंने आपको राजभाषा क्या होती है वो समझा दिया। अब हम देखेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी जो है वो कैसे काम करती है, मतलब उसको समझेंगे। तो अब हम इसको दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक स्थिति, यानी कि संविधान के अंदर हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या मतलब उसकी क्या स्थिति है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 122(1) यानी 122 में जो खंड 1 है और 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में अलग अलग प्रावधान है। तो हमारे भारत के संविधान में राजभाषा
मतलब राजभाषा से रिलेटेड अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 121 की। तो इसमें बोला गया है संसद की कार्यवाही हिंदी या फिर अंग्रेजी में होगी। तो इन्होंने बोला है कि जो संसद की कार्यवाही है वो हिंदी में होगी या फिर अंग्रेजी में होगी। लेकिन अगर कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में ना मतलब काम नहीं कर सकता है, लेकिन इस अनुच्छेद में ये भी बोला गया है कि संसद में कोई ऐसा सदस्य है जिसे ना तो हिंदी आती है ना ही अंग्रेजी आती है, तो वह कैसे काम करेगा? तो वो उस लैंग्वेज का यूज कर सकता है जो उसे आती है, यानी कि वो अपनी प्रांतीय भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तो राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष सदन को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है। देखो मैंने आपको बोला क्या होता है, सरकार के अंदर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना होता है सारे कामकाज के लिए। लेकिन अगर कोई सदस्य ऐसा आ जाता है सदन में कि उसको उन दोनों में से एक भी लैंग्वेज नहीं आती, तो राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो सदस्य को या फिर सदन को उसकी मातृभाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे देते हैं कि आप अपनी जो भी लैंग्वेज आपको आती है, आपकी मातृभाषा, आपकी प्रांतीय भाषा जो भी आती है, आप उसमें भी अपना काम कर सकते हैं। अब 120 जो हमारा अनुच्छेद था उसका खंड 1 जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब उसका खंड 2, तो उसके खंड 2 के तहत संविधान लागू होने के 15 साल बाद, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उसके 15 साल बाद, यानी 26 जनवरी 1965 के बाद भी संसद में हिंदी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा। देखो ये बोला 1965 से पहले क्या हुआ था, 26 जनवरी 1965 से पहले सरकारी कामकाज के लिए इंग्लिश का जो था अंग्रेजी का इस्तेमाल होता था, यानी कि सारे कामकाज अंग्रेजी में होते थे। तो फिर क्या बोला गया कि 15 साल बाद तब भी हम अंग्रेजी का जो उपयोग है वो जारी रखेंगे और उसके अलावा हम हिंदी का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। तो ऐसा इस खंड में बोला गया। और ये भी बोला गया कि 1965 से पहले जितने भी काम, सरकारी काम, जितने भी कागजात इंग्लिश में है उनको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, उसको उनको वैसा का वैसा ही रखा जाएगा। तो ये खंड 2 में बोला गया। अब इसमें ये भी आता है कि इसके तहत संसद में अंग्रेजी में दिए गए भाषणों का हिंदी में अनुवाद भी शुरू हुआ। क्या आएगा? शुरू हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ आ गया तो शुरू हुआ। तो खंड 2 के तहत संसद में अगर किसी ने हिंदी में या अंग्रेजी में भाषण दिया है तो क्या हुआ, उस इंग्लिश में जो उन्होंने लेक्चर दिया है उसका अनुवाद किया जाएगा, यानी कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। तो ये वाला काम भी शुरू हुआ ट्रांसलेट करने का। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में दिए जाने वाले भाषण को भी सदन के अंदर हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करने की जो व्यवस्था थी वो शुरू कर दी गई। देखो तमिल के जो लोग हैं उनको हिंदी समझ नहीं आती है, तो वहां पर ना आज के टाइम पे हिंदी जो है उनकी राजभाषा नहीं है, वो इंग्लिश को यूज करते हैं या फिर अपनी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मतलब हमारे सदन में ये बोल देगा कि अगर कोई है जो राजभाषा का इस्तेमाल नहीं करता है तो उनके लिए क्या कर दिया जाएगा, सदन में दूसरे लोगों के लिए उनके लेक्चर को, उनके भाषण को हिंदी और अंग्रेजी में हैंड टू हैंड ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। आपने कभी देखा होगा टीवी पर, जब आप कभी सदन की मतलब पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह देखते हैं टीवी पर, तो वहां पर एक ट्रांसलेटर बैठा होता है। तो उस ट्रांसलेटर का काम होता है जो नेताओं ने जो भाषण दिए उनको हैंड टू हैंड हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब हम बात करते हैं धारा 4। तो इसके तहत धारा 3 लागू होने के 10 वर्ष बाद, देखो इसमें क्या बोला, जब धारा 3 थी जब वो लागू हो गई थी तो उसके 10 साल बाद लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को एक राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा, यानी कि इनको मिलाकर लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलाकर एक राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा धारा 4 के तहत। और इनका काम क्या था, इस समिति का काम था ये देखना कि सदन के अंदर हिंदी का इस्तेमाल अच्छे से हो रहा है ना, और मतलब अंग्रेजी का जो इस्तेमाल होता है उसको, अगर कोई अंग्रेजी का लेक्चर देता है तो जो अनुवाद हो रहा है वो अनुवाद टाइम टू टाइम चल रहा है, मतलब हिंदी का इस्तेमाल अच्छे से हो रहा है, ये सब देखना क्या किसका काम था, इस समिति का काम था। अब धारा 5 में आएगा हमारा, इसके तहत 26 जनवरी 1965 या इसके बाद के सरकारी राजपत्र राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए अध्यादेश या फिर संविधान के अधीन जारी किए गए आदेश, नियम, विनियम या फिर का हिंदी अनुमान उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। देखो क्या बोला है, 26 जनवरी 1965 से मतलब उस 1965 तक या फिर इसके बाद जो कुछ सरकारी राजपत्र आए या फिर राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए कुछ अध्यादेश थे, संविधान के अधीन जारी किए गए कुछ आदेश थे, विनियम, और अगर मतलब उनका जो है हिंदी अनुवाद किया जाएगा, मतलब देखो मैंने बताया था इससे पहले उनको इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब हर चीज जो थी इंग्लिश लैंग्वेज में सरकारी कामकाज किया जाता था। लेकिन इसमें बोला गया कि इस टाइम तक या फिर इसके टाइम के बाद जो भी जितने भी वो इंग्लिश में जिनको काम, मतलब जो सरकारी कामकाज इंग्लिश में किया जा चुका है, अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा तो उसको हिंदी में, मतलब जो उसका हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद जो वो पेपर होगा उसको उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।
तो उसको ये बोल दिया कि उनको हिंदी का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा ट्रांसलेट करने के बाद। तो जो पूरी ट्रांसलेटेड कॉपी थी, यानी कि इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के बाद जो पूरी ट्रांसलेटेड कॉपी बनी हिंदी में, उसको उसका प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। अब ऐसी हमारी धारा 5 का खंड 2 आता है। तो ये व्यवस्था की गई कि 1965 से संसद में बिलों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि इस खंड में ये बोला गया कि 1965 के बाद से अगर संसद में कोई भी बिल लाया जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसको इंग्लिश के साथ साथ उसका हिंदी वाला जो अनुवाद होता है उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर वो भी प्रस्तुत किया जाएगा। देखो कोई कोई ऐसा होता है यार जिसको इंग्लिश नहीं समझ आती, तो उन लोगों के लिए बिलों को हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारी धारा 6। तो इसमें बोला गया है किसी राज्य के राजपत्र में पारित अधिनियमों आदि के हिंदी अनुवाद को हिंदी में उनका प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। यानी कि किसी राज्य का जो राजपत्र होता है उसके अंदर अगर किसी अधिनियम को पारित कर दिया गया है तो उनका हिंदी अनुवाद, उसका अगर हिंदी अनुवाद होता है तो उसको भी उनका प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। तो ये हमारी धारा 6 थी। अब हम देखेंगे राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967। तो देखो यार, राजभाषा अधिनियम एक बनाया गया था 1967 में। तो यानी कि एक एक्ट बनाया गया था, अधिनियम यानी कि एक्ट। राजभाषा एक्ट बनाया गया था 1967, मतलब 1962 में बनाया गया था, जहां तक मुझे याद है। नहीं, 1963 में बनाया गया था, 1963 में। अब 1967 में उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। क्या किया गया? उसके अंदर कुछ संशोधन किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। तो उसी को बोल दिया है राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967। तो देखो, इस संशोधन के अनुसार राजभाषा अधिनियम जो था वो 1963 में बनाया गया था, एक्ट। तो इसकी धारा 3 के स्थान पर कुछ निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। तो जब ये एक्ट बनाया गया था तो उसकी जो उसकी तीसरी धारा थी, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, इसकी जगह पर कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। उसी को बोलते हैं राजभाषा संशोधन अधिनियम। तो उसमें क्या किया गया था? संविधान के लागू होने के 15 साल की अवधि बीत जाने पर भी संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा जिनके लिए 1965 से पहले भी अंग्रेजी का प्रयोग किया गया। इसमें बोला गया, देखो, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसके 15 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी उन सभी सरकारी कामकाजों के लिए, उन सभी सरकारी कामकाज के लिए इंग्लिश का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मतलब जिनमें पहले से इंग्लिश का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए, मतलब हाँ ठीक है, उनका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, बट उनका मतलब जो उनकी ओरिजिनल कॉपी है वो इंग्लिश में ही बनाई जाएगी। ऐसा एक रूल निकाल दिया गया। और बोला गया कि संसद में कामकाज के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रखा जाएगा। यानी कि देखो, पहले पे तो मैंने बताया था इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर बोला कि हमारी राजभाषा जो है हमने हिंदी को बना दिया तो हम हिंदी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि अगर हिंदी का इस्तेमाल शुरू कर रहे तो इंग्लिश को बिल्कुल खत्म कर देंगे, नहीं। इंग्लिश को सह राजभाषा बना दिया। क्या बना दिया? सह राजभाषा, यानी कि राजभाषा के साथ इस्तेमाल होने वाली दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश को बना दिया गया कि हिंदी के साथ साथ अब हम इंग्लिश का भी इस्तेमाल जारी रखेंगे। तो जिन राज्यों ने हिंदी को नहीं अपनाया था, यानी ऐसे बहुत सारे राज्य थे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के टाइम पे आपको, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको तमिलनाडु देती हूँ, उन्होंने आज के टाइम पे भी हिंदी को नहीं अपनाया। तो जिन राज्यों ने हिंदी को नहीं अपनाया था उनके और संघ के बीच में पत्र व्यवहार, यानी कि अगर वो कोई पत्र लिखते हैं यानी, तो पत्र व्यवहार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होगा। तो एक ये वाला नियम भी डाल दिया गया कि जो राज्य हिंदी को नहीं अपनाएंगे वो सरकारी कामकाज के लिए इंग्लिश का उपयोग करेंगे, और जिस राज्य ने हिंदी को अपनाया है उसके साथ पत्र व्यवहार के लिए हिंदी का और उसके साथ इंग्लिश का अनुवाद भी भेजा जाएगा। यानी कि वो हिंदी का इस्तेमाल करेंगे बट एक इंग्लिश कॉपी भी भेजेंगे साथ में सरकार को, ठीक है। और धारा 2 में कहा गया, तो इसके अंदर कुछ संशोधन जो किए गए थे, अब उसमें धारा 2 भी थी। तो धारा 2 में कहा गया कि केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार, यानी कि अगर केंद्र सरकार के जितने मंत्रालय हैं, विभागों में, ठीक है ना, उनके कार्यालयों के बीच अगर पत्र व्यवहार किया जाता है तो अंग्रेजी और हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाएगा। तो यानी कि देखो, अगर कोई इंग्लिश का प्रयोग करता है तो उन्हें हिंदी का अनुवाद साथ में भेजना होगा, और अगर कोई हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो उन्हें अंग्रेजी अनुवाद भेजना होगा अपने उस पत्र के साथ। और ये जो व्यवस्था थी ये तब तक की जानी चाहिए तब तक वो जो मंत्रालय, विभाग या फिर कार्यालय है, हिंदी का ज्ञान उसे पूरी तरीके से प्राप्त न हो जाए। देखो यार, अगर कोई मंत्रालय ऐसा है जिसमें इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है, उन लोगों को हिंदी समझ नहीं आती, तो क्या करते हैं, उन्हें इंग्लिश का जो पूरा पत्र व्यवहार है उन्हें पत्र पूरा इंग्लिश में लिख के भेजेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें एक हिंदी की ट्रांसलेटेड कॉपी दे देते हैं। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उन लोगों को हिंदी का ज्ञान पूरी तरीके से प्राप्त न हो जाए, ठीक है ना। और ये तब तक किया जाता है, और मतलब ये कॉपियां तब तक भेजी जाती हैं जब तक इंग्लिश का इस्तेमाल पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। ऐसा हमारे संविधान में बोला गया है कि ट्रांसलेटेड कॉपीज तब तक भेजी जाएंगी जब तक
हर कोई हिंदी को अपनी राजभाषा नहीं मान लेता और हिंदी में सारे काम करना शुरू नहीं कर देता, तो तब तक ट्रांसलेटेड कॉपीज भेजी जाएंगी। और जब हिंदी को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया जाएगा, सारे सरकारी कामकाज, सारे काम हिंदी में किए जाएंगे, तो इंग्लिश की जो ट्रांसलेटेड कॉपी है वो भेजनी बंद हो जाएगी। तो ऐसा इसमें बोला गया था। अब इसमें बोला धारा 4 में अब एक और व्यवस्था की गई कि केंद्र सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि राजभाषा के प्रयोग से संबंधित नियम बनाते समय, मतलब कि अगर केंद्र सरकार राजभाषा के इस्तेमाल से रिलेटेड कोई नियम बना रही है तो उस समय जनसाधारण यानी जनता के नियमों का भी ध्यान रखा जाए, उनके हितों का उल्लंघन न किया जाए। और अगर किसी को एक भी भाषा ना आती हो, यानी कि फिर केंद्र सरकार को यह भी ध्यान रखना होता है नियम बनाते समय कि अगर किसी को हिंदी या फिर इंग्लिश आती ही नहीं है तो उसका भी नुकसान ना हो, वो भी मतलब उनको भी ध्यान में रखकर नियम बनाए जाए। तो धारा 4 में ये व्यवस्था की गई। तो ये आपको समझ आ गया, राजभाषा के तौर पर हिंदी का इस्तेमाल जो था पूरा संवैधानिक व्यवस्था मैंने मतलब स्थिति मैंने आपको समझा दी। और उसका जो एक और मैंने आपको अधिनियम भी बता दिया मैंने आपको उसका। अब मैं आपको बताऊंगी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। अब देखो ये संपर्क भाषा होती क्या है। तो देखो संपर्क भाषा शब्द जो है ये अंग्रेजी के शब्द लिंगुआ फ्रेंच, जिसको इंग्लिश में लिंग्वी फ्रेंच के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी कि इंग्लिश में इसको लिंगुआ फ्रेंच बोलते हैं, हिंदी में इसको संपर्क भाषा बोल दिया। इसका अर्थ होता है सामान्य बोली या लोक बोली, यानी कि ऐसी लैंग्वेज, ऐसी बोली जिसका इस्तेमाल लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में मतलब बोलचाल में करते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल, तो उसको बोल देते हैं संपर्क भाषा। संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसके माध्यम से किसी भूभाग विशेष के लोग आपस में बातचीत करते हैं। देखो जैसे हरियाणा में जिस लैंग्वेज का यूज होता है, यानी हरियाणा एक भूभाग हो गया, तो उस जगह के लोग अपनी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो हो गई उनकी संपर्क भाषा। मैं बोलती हूँ राजस्थानियों की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, गुजरात की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो उनकी संपर्क भाषा हो गई कि उस जगह के लोग एक दूसरे से जिस भाषा के द्वारा संपर्क बनाते हैं, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो भाषा हो जाती है उनकी संपर्क भाषा। समझ आ गया। हिंदी भारत में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग लाई जाती है। तो देखो हमारे इंडिया के अंदर हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हिंदी के माध्यम से पूरा भारत आपस में विचार विनिमय करता है। अब इसको संपर्क भाषा क्यों बोले हैं? क्योंकि जो पूरा भारत है वो हिंदी के माध्यम से अपने विचार विनिमय का मतलब होता है लेन देन, तो अपने विचारों का लेन देन हिंदी के जरिए करता है पूरा भारत। देश के हर हिस्से में हिंदी समझी और बोली जाती है। देखो हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह समझी जाती है, मतलब भारत के हर हिस्से में उस लैंग्वेज को समझा जाता है हिंदी को, यानी संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी भाषा को माध्यम बनाया जा सकता है। देखो पंजाबी लोग होते हैं, ठीक है ना, आप देखते हो उन लोगों को भी हिंदी आती है। मैं बोलती हूँ आज के टाइम पे केरल वगैरह के लोगों को भी हिंदी आती है। यार उन लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब बट फिर भी वो लोग हिंदी बोल सकते हैं, तो इसीलिए हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। आजकल संचार माध्यमों के द्वारा विशेषकर रेडियो, दूरदर्शन हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने में विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जितने भी संचार माध्यम है जैसे कि रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गए, इनके द्वारा क्या हो रहा है, हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हिंदी इस विशाल बहुभाषी राष्ट्र को संपर्क भाषा के रूप में एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यानी हिंदी जो है वो हमारे बहुभाषी राष्ट्र यानी भारत को, बहुभाषी यानी कि ऐसा देश जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। आपको पता है भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो हिंदी जो है हमारे इतने बड़े बहुभाषी देश को संपर्क भाषा के रूप में एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। यानी हिंदी भाषा भारत को एक साथ बांधने का काम करती है, उसमें एकता लाने का काम करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए ब्रज और भोजपुरी बोलने वालों के बीच हिंदी संपर्क भाषा का काम करती है। देखो जो ब्रज भाषा बोलते हैं एक भोजपुरी भाषा बोल रहा है, एक आदमी यहाँ पे ब्रज भाषा बोल रहा है, एक भोजपुरी भाषा बोल रहा है। ये अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे तो इन्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन यही ब्रज भाषा वाले को भी थोड़ी हिंदी आती है, भोजपुरी वाले को भी आती है। ये हिंदी में बात कर रहे हैं तो ये एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। तो हिंदी यहाँ पे एक संपर्क भाषा का काम कर रही है। इसी प्रकार पंजाबी और बंगला भाषी बोलने वाले दो व्यक्ति के बीच भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी काम करती है। कोई राज्य एक भाषा, देखो क्या होता है, कोई राज्य तो ऐसा जिसमें एक भाषा बोली जाती है, कोई राज्य द्विभाषी यानी जिसमें दो भाषाएं बोली जाती है, कोई तो त्रिभाषी यानी जिसमें तीन भाषाएं बोली जाती है। तो ऐसे में हिंदी ही एक व्यापक रूप से इनके बीच में संपर्क का माध्यम बनी हुई है। यानी कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो इन सबके बीच में संपर्क बनाने का एक रास्ता बनी हुई है, एक माध्यम बनी हुई है। हिंदी के जरिए ये सब राज्य के लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाऊं, आप लोग
बिहार में एक उनकी बिहारी जो लैंग्वेज होती है वो होती है, और वो लोग हिंदी भी जानते हैं, तो वो राज्य कैसा होगा, द्विभाषी। यही यहाँ पे लो दिल्ली, दिल्ली के अंदर देखो अलग अलग, देखो दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह के लोग रहते जरूर है, लेकिन अगर मैं बोलूँ दिल्ली की लैंग्वेज क्या है, तो वो है खड़ी बोली, यानी कि एक तरीके से खड़ी हिंदी जिसका इस्तेमाल किया जाता है, दिल्ली में किया जाता है। अगर बिहार के लोगों को हिंदी नहीं आती होगी तो क्या वो यहाँ के लोगों से बात कर पाएंगे, नहीं, बट उन्हें हिंदी भी आती है और यहाँ भी हिंदी आती है, तो हिंदी जो होती है वो संपर्क भाषा का काम करती है इनके बीच में, ठीक है। तो ये जो संपर्क भाषा वाला टॉपिक था ये भी मैंने आपको समझा दिया, तो आई होप आपको ये वाला पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching. See you in the next video.